हेलो एवरीवन, सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री हम पढ़ रहे हैं। ओके, मोर देन हाफ वे जो है हम इस चैप्टर के थ्रू आ चुके हैं। वेरी गुड न्यूज़ फॉर अस कि हमने केमिस्ट्री के अच्छे सारे बेसिक्स जो है वो ऑलरेडी कवर अप हो गए हैं हमसे इस चैप्टर में। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर अगर आपको याद है, लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था आपके लिए एम्पिरिकल फार्मूला, राइट। लास्ट लेक्चर में हमने क्या स्टार्ट किया था? एम्पिरिकल फार्मूला स्टार्ट किया था। एंड फिर मैंने आपको बताया था कि परसेंटेज कंपोजिशन और एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो एक दूसरे से कैसे कोरिलेटेड है। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में हमने बस देखा था कि एम्पिरिकल फार्मूला कैसे निकालना है। अब हम उसके 2-3 न्यूमेरिकल्स जो है वो अच्छे से सॉल्व करेंगे ताकि आपको जो है थोड़ा सा बेटर हो जाए अंडरस्टैंडिंग के लिए, समझने के लिए। ठीक है, तो एम्पिरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल्स जो होते हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा इजी होते हैं। ठीक है, तो एक दो भी न्यूमेरिकल अगर आपने खुद से सॉल्व कर दिए, बाद में स्टेप्स जो है आपको खुद से आने लगेंगे। ठीक है, सो नो नीड टू वरी एट ऑल। हम एम्पिरिकल फार्मूला क्या है एक बार फिर से रिवाइज करेंगे। एंड कल का जो प्रॉब्लम था, ठीक है, उसी प्रॉब्लम के जैसा एक अलग वर्जन लेंगे। वो सेम प्रॉब्लम में मैं एक बार जो है आपको एक्सप्लेन करूँगी। ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था एम्पिरिकल फार्मूला, अगर आपको याद है तो हमने क्या स्टार्ट किया था? एम्पिरिकल फार्मूला। ठीक है, एम्पिरिकल फार्मूला को हमने क्या बोला था कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो क्या होता है? इट इज़ स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो। क्या ये? स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, राइट, स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो ऑफ all the constituent particles present in a compound। ठीक है, समझ में आ रहा है आपके? ये हमने जो है ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में हमने देख रखा है कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है। एम्पिरिकल फार्मूला है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो, एक कंपाउंड के कंस्टिट्यूएंट्स के कंपोजिशन का जो है स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो एम्पिरिकल फार्मूला जो है होता है, राइट। और हमने एम्पिरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला में रिलेशन भी देखा था। वो क्या था? अब क्योंकि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पिरिकल फार्मूला का रिलेशन क्या होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल्स टू n फैक्टर इनटू एम्पिरिकल फार्मूला। अब ये जो रिलेशन है जो हम मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला का लिख रहे हैं, ये रिलेशन बहुत ज़रूरी है आपके ध्यान में रखने के लिए, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे एम्पिरिकल फार्मूला से रिलेटेड तो बहुत बार क्या होता है, आपको है ना मतलब दे दिया जाएगा कि एम्पिरिकल फार्मूला आया है, मॉलिक्यूलर मास इतना है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला भी कैलकुलेट करना है। तो उस वक्त ये फार्मूला जो है वो बहुत काम में आता है। ठीक है, ये पार्ट जो है हम ऑलरेडी कल कर चुके हैं कि एम्पिरिकल फार्मूला क्या है? स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो ऑफ ऑल द कंस्टिट्यूएंट एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल। ठीक है, फिर बाद में हमने एग्जाम्पल भी लिया था, इफ़ यू रिमेंबर ग्लूकोज का, एसिटिक एसिड का एग्जाम्पल भी ले चुके थे हम। फिर यहाँ पे आप मॉलिक्यूलर फार्मूला में भी देख सकते हो मॉलिक्यूलर और एम्पिरिकल फार्मूला का जो है रिलेशन क्या है। ठीक है, अब जो है मैं कल का प्रॉब्लम जो है थोड़ा सा एक्सटेंड करके एंड थोड़ा सा रिपीटेशन करके हम जो है अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, कि एम्पिरिकल फार्मूला जो है कैसे निकालना है, क्योंकि आपको जो है आपके होमवर्क में डेफिनेटली कोई क्वेश्चंस मिलेंगे, आपके एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइजेस जो है उसमें भी एम्पिरिकल फार्मूला के न्यूमेरिकल्स जो है आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो कल का प्रॉब्लम क्या था? अ कंपाउंड कंटेनिंग कितना? 37.5% कार्बन, इतना ही था कार्बन, राइट, 12.5% ऑक्सीजन, राइट, 12.5% हाइड्रोजन एंड 50% ऑक्सीजन, राइट। ये जो था हमारा कल का प्रॉब्लम था। तो हमें बोला था कैलकुलेट द एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला ऑफ दिस कंपाउंड। ठीक है, कैलकुलेट मोलार मास एज वेल। अब ये मैं थोड़ा एक्सटेंड कर रही हूँ। ठीक है, कैलकुलेट, सब लोग मेरे साथ लिख रहे हैं फिर से, कैलकुलेट मोलार मास एज वेल इफ, सॉरी, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल, नॉट मोलार मास। ठीक है, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला एज वेल इफ मोलार मास इज 64। ठीक है, अगर मोलार मास 64 है तो आपको
तो अभी जो है मोलार मास हमको दिया गया है कि 64 है, हमें क्या करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी निकालना है, एम्पिरिकल फॉर्मूला भी निकालना है, ठीक है। अब एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं। सी 37.5 प्लस 12.5 कितना 50, 50 प्लस 50 क्या 100, मतलब टोटल 100% आपको कंपोजिशन ऑलरेडी दे चुके हैं वो, ठीक है। समझ रहे हैं, आपको क्या किया है, टोटल 100% कंपोजिशन दिया है। सो ज़्यादा हार्ड नहीं जाएगा, टोटल 100% कंपोजिशन दिया गया है। तो अगर मान लो मैं इस मॉलिक्यूल का पर्टिकुलर इस मॉलिक्यूल का ओके 100 ग्राम अगर मैं लेती हूँ, क्या करती हूँ, इस मॉलिक्यूल का अगर मैं 100 ग्राम लेती हूँ, तो 100 ग्राम लेने के बाद हम यहाँ स्पेसिफाई कर सकते हैं कि इस मॉलिक्यूल के 100 ग्राम में क्या क्या प्रेजेंट है। क्या प्रेजेंट है इस मॉलिक्यूल के 100 ग्राम में, इस मॉलिक्यूल के 100 ग्राम में 37.5 ग्राम कार्बन है। टोटल एडिशन 100% हो रहा है ना, तो मतलब 100% कंपोजिशन, मतलब तुम्हारे मॉलिक्यूल में तीन ही कंस्टिट्यूएंट्स है और वो तीनों का भी रिस्पेक्टिव कंपोजिशन जो है वो ऑलरेडी मुझे मिल चुका है। तो मुझे उस पे से निकालना है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, ठीक है। तो अगर मुझे इसका 100 ग्राम का सैंपल दिया जाता है तो 100 ग्राम में क्या होगा, 37.5 ग्राम कार्बन होगा, राइट, 12.5 ग्राम हाइड्रोजन होगा एंड 50 ग्राम जो है वो ऑक्सीजन होगा। फर्स्ट पार्ट हमारे सॉल्विंग की तरफ जो है हमने कर लिया, ठीक है। क्या किया, रिस्पेक्टिव वेट जो है वो फाइंड आउट कर लिया, ठीक है। अब हम सेकेंड पार्ट करेंगे। क्या करना है हमें सेकेंड पार्ट में, ये हो गया पार्ट 1, ठीक है। अब सेकेंड पार्ट में हमें क्या करना है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इंडिविजुअल एलिमेंट। क्या करना है, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स जो है इंडिविजुअल एलिमेंट के वो हमें कैलकुलेट करने हैं। और यहाँ पे हमको एलिमेंट का क्या दिया गया है, मास दिया गया है। तो हमने ऑलरेडी देखा है कि नंबर ऑफ मोल्स और मास का रिलेशन क्या होता है, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स और मास का रिलेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। यहाँ पे गिवन वेट जो है तीनों का भी है हमारे पास, एटॉमिक वेट जो है हमें पता है कि कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का 1 है एंड ऑक्सीजन का 16 है। तो हम डायरेक्टली क्या करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स रिस्पेक्टिवली हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कार्बन का क्या है, कार्बन 37.5 अपॉन क्या है, कार्बन का एटॉमिक मास 12 है, ठीक है। फिर हाइड्रोजन का ले लो, हाइड्रोजन का गिवन मास क्या है 12.5 है अपॉन 1, तो यहाँ पे 12.5 आ जाएगा। ऑक्सीजन का क्या है 50 दिया है, ऑक्सीजन का मास कितना होता है 16 इक्वल टू 12 3 36 15 3.1 कुछ आ जाएगा। ये भी 16 3 48 20 16 1 16 3.1 हम अप्रॉक्स लिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब तुमने क्या किया, स्टार्टिंग के 2 स्टेप्स जो है वो बड़े अच्छे से कर लिए। टोटल 100% कंपोजिशन दिया है, तो इंडिविजुअल एलिमेंट का कंपोजिशन जो है वो कितना होगा यहाँ पे हम देख चुके। तो अगर हम इस एलिमेंट का 100 ग्राम सैंपल लेते हैं तो इस एलिमेंट के 100 ग्राम सैंपल में क्या रहेगा, 37.5 ग्राम जो कार्बन रहेगा, 12.5 ग्राम हाइड्रोजन एंड 50 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। तो एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है। तो हमें इंडिविजुअल एटम का कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ेगा। सो इंडिविजुअल एटम का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट कर रहे हैं। और नंबर ऑफ मोल्स मास के टर्म में क्या होता है, ये हमने बार बार देखा है। नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास या एटॉमिक मास होता है। ये हो गया हमारा स्टेप नंबर 2। अब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट, स्टेप नंबर 3 में हम क्या करेंगे, कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स का जो कंट्रीब्यूशन है, मतलब कि कार्बन का कितना कंट्रीब्यूशन है, हाइड्रोजन का कितना कंट्रीब्यूशन है, ऑक्सीजन का कितना कंट्रीब्यूशन है तुम्हारे पूरे मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की तरफ, ये रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो हमें कैलकुलेट करने हैं अभी, ठीक है। कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, ये हमें करना है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने के लिए करना क्या पड़ता है, ये जो आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाले इसमें जो लोएस्ट नंबर होता है, हम जैसे यहाँ पे देख लो, दिस इज 3.1, दिस इज 12.5, दिस इज 3.1, तीनों में से लोएस्ट नंबर क्या है 3.1 है, ओके। इन ऑर्डर टू कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स, तो तुमको क्या करना है, तुमको यहाँ पे जो है हर एक नंबर ऑफ मोल को लोएस्ट नंबर ऑफ मोल से जो है डिवाइड करना है, ठीक है। तो रिलेटिव नंबर ऑफ कार्बन एटम क्या आ जाएगा, कार्बन का रेशो क्या आया है, नंबर ऑफ मोल्स क्या है 3.1 है एंड लोएस्ट नंबर भी 3.1 है, तो हम क्या करेंगे 3.1 बाई 3.1, ठीक है। देन नंबर ऑफ हाइड्रोजन देख लो,
हाइड्रोजन का क्या है 12.5 आया है एंड लोएस्ट तो क्या है 3.1 है, तो हो गया, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 हो जाएगा ना। हमें अप्रॉक्सीमेट एक होल नंबर में आंसर चाहिए हमें, ठीक है। 3 4 जा 12, अगर होल नंबर में आंसर नहीं आता तो हमें आगे कन्वर्जन करना पड़ता है उसके, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसलिए यूजुअली जब स्टार्टिंग में लेते हैं तो राउंड ऑफ करके रखते हैं। अब जैसे आप देख लो ना 3.1 इंटू 4 कितना होगा, 12.4 होगा, तो 12.4 अप्रॉक्सीमेटली 12.5 एक ही बात है, ठीक है। देन नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स क्या होगा 3.1 बाय 3.1, तो यहाँ पे कितना होगा 1। कितना इजी है ये, ठीक है, देख रहे हो आप। तो मतलब यहाँ पे मुझे पता चल गया है कि जो कंपाउंड मैंने यहाँ पे लिया है, जो कंपाउंड मुझे यहाँ पे दिया गया है, जिसका 100 ग्राम मैंने सैंपल लिया है, उसमें क्या है, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन का रेशो कितना है, 1:4:1 है। कितना है, 1:4:1 है कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो। एंड इसीलिए मैं अब यहाँ पे लिख सकती हूँ C1 है, H4 है और O भी क्या है 1 है। मतलब ये क्या हो गया है, ये जो है उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया है, ये उस मॉलिक्यूल का क्या हो गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया है, ठीक है। समझ में आ रहा है तुमको, ये क्या हो गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला हो गया। बट हमको एम्पिरिकल फॉर्मूला के अलावा अब यहाँ पे एक और चीज़ दी गई है। वो चीज़ क्या दी गई है कि भैया हमको बोला गया है यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट करना है, ठीक है। एम्पिरिकल फॉर्मूला फाइंड आउट करना तो हमारा पहला काम था। अब सेकेंड हमको ये बोला गया है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। एंड आपको पता है कि हमने एक रिलेशन देखा था, ठीक है। वो रिलेशन क्या देखा था हमने, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला या फिर मॉलिक्यूलर मास बोल दीजिए तब तक, मॉलिक्यूलर मास इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल मास, करेक्ट, ये हमने लिखा था। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल टू n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला लिखा था। फॉर्मूला स्टेटअप करना है तो भी सेम तरीके से यूज़ करोगे, मास के लिए भी सेम तरीके से यूज़ कर सकते हो, एम्पिरिकल मास, ठीक है, ये हमने देखा था। ओके, अब हम यहाँ पे एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं, EM लिखती हूँ मैं एम्पिरिकल मास के लिए, ठीक है। क्या करते हैं यहाँ पे, एम्पिरिकल मास निकाल लेते हैं। एम्पिरिकल मास कितना आएगा, कार्बन का मास कितना है 12 प्लस 4 हाइड्रोजन है, ओके। 4 हाइड्रोजन का मास कितना 4 प्लस 1 ऑक्सीजन का मास कितना 16, ओके। तो 12 and 4 16, 16 and 16 32, मतलब एम्पिरिकल मास आ चुका है मेरे पास, क्या है 32 है, ओके। और अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फाइंड आउट करना है। और मेरे पास जो है मोलार मास भी है, ठीक है। मोलार मास तो प्रॉब्लम में ही दिया गया है ना, 64 है एंड यहाँ पे मेरे पास एम्पिरिकल मास आ चुका है जो कि 32 है। तो इस रिलेशन के लिए n फैक्टर कितना रहेगा, n जो कि आपका बनता है मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास बनता है, ठीक है। n क्या बनेगा इस इक्वेशन से, मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास बनेगा ना। तो यहाँ पे हम n को कैसे लिखेंगे, मोलार मास 64 ऑलरेडी दे चुके हैं, एम्पिरिकल मास हमने अभी कैलकुलेट किया कितना है 32 है, तो n फैक्टर कितना आ जाएगा 2। अब इससे हमको हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपको याद है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल है, और एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्मॉलेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो है, ठीक है। हमने लिखा है ना बार बार। फिर से ध्यान देना मैं क्या बोल रही हूँ, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक तरीके से देखा जाए तो एम्पिरिकल फॉर्मूला का मल्टीपल है, ओके। एंड एम्पिरिकल फॉर्मूला जो है वो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का स्मॉलेस्ट होल नंबर रेशियो है, ठीक है। तो हमको अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है एम्पिरिकल फॉर्मूला से, तो हम क्या करेंगे, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कर लो आप, इसको क्या करोगे, n इंटू एम्पिरिकल फॉर्मूला कर दीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे n कितना है 2, एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना है CH4O, ठीक है। तो अब नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन क्या हो जाएगा C2H8O2, मतलब ये बन गया तुम्हारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इस रिस्पेक्टिव कंपोजिशन के लिए, क्या C2H8O2। कितना आसान है ये, देख लिया कितना आसान है। क्या किया, रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन से सबसे पहले एम्पिरिकल मास फाइंड आउट किया एंड ये सादा रिलेशन यूज़ करके जो है हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैलकुलेट कर दिया, ठीक है। बहुत इजी है ये चीज़। अब हम क्या करते हैं, अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और 1-2 न्यूमेरिकल्स और ले लेते हैं इस चीज़ के, ठीक है, ताकि आप जो है इस पर्टिकुलर कंसेप्ट में पूरी तरह से परफेक्ट हो जाओ। क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला पे जब भी क्वेश्चन आएंगे आपको टिपिकली, तो 2 तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं।
सकते हैं, या तो ये न्यूमेरिकल डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जाएगा, या बचे हुए जो नॉर्मल है कैलकुलेट एम्पिरिकल फार्मूला, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर फार्मूला, या फिर एम्पिरिकल फार्मूला का जनरल डेफिनेशन पूछ लिया, उसका एक्सप्लेनेशन पूछ लिया। ठीक है, सो ये समझ में आ रहा है सबको? सबने अच्छे से लिख लिया है? होप सो सबने अच्छे से लिख लिया है। ठीक है, फिर से हम एक और न्यूमेरिकल लेते हैं ताकि आपका जो कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो और भी ज़्यादा क्लियर हो जाए। ठीक है, ओके, जैसे कि मैंने आपको बोला हम एम्पिरिकल फार्मूला की प्रैक्टिस जो है हम करेंगे, तो मैंने क्या लिया है, दो जनरल सिंपल जो है मैंने चीज़ें ली है। हमें क्या करना है, एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करने में पहले हैंडी होना है। ओके, एंड फिर जो है मॉलिक्यूलर फार्मूला वगैरह तो आप आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे दो अलग अलग कंपोजिशंस है, एक कार्बन और सल्फर का कंपोजिशन है, दूसरा जो है कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का कंपोजिशन है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन दोनों केसेस में एम्पिरिकल फार्मूला जो है वो कैलकुलेट करना है। क्या करना है, दोनों केसेस में एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करना है। नाउ विल टेक केस नंबर 1। ठीक है, ये जो कार्बन और तो हमारे पास पहले कंपोजिशन का हम एम्पिरिकल फार्मूला कैलकुलेट करते हैं। पहला जो कंपोजिशन वो क्या है, 15.8% कार्बन, 84.2% सल्फर। ओके, जो पहले फॉलो किया था वही अभी फॉलो करना है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, जो पहले हम फॉलो कर रहे थे ना, मेथड हमने फॉलो किया था। सबसे पहले हमने क्या बोला था, देखो 100% दिया है क्या, टोटली एडिशन कर लोगे तो एग्जैक्ट 100% आएगा, मतलब 100% कंपोजिशन आपके पास है। मतलब अगर आपने इस कंपाउंड का 100 ग्राम लिया, राइट, इस कंपाउंड का 100 ग्राम लिया, तो 100 ग्राम में कितना प्रेजेंट है, यहाँ पे 15.8 ग्राम जो है ये कार्बन है। ठीक है, एंड 84.2 ग्राम जो है वो सल्फर है। पहला काम हो गया हमारा। कंपाउंड के 100 ग्राम में क्या प्रेजेंट है, 15.8 ग्राम कार्बन है एंड 84.2 ग्राम जो है वो सल्फर है। राइट, ये आप देख सकते हो। तो फिर अब यहाँ पे मुझे क्या करना है, स्टेप नंबर बी, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स। क्या करना है मुझे, नंबर ऑफ मोल्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं, क्योंकि मुझे दोनों का रिस्पेक्टिव कंट्रीब्यूशन भी निकालना है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन, कार्बन का कितना है मास दिया गया 15.8, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12, आपको पता है। सो 12 1 ज़ा 12। ठीक है, तो क्या बचेगा 3 8 12 3 ज़ा 36 2 0 12 1 ज़ा 12 एंड सो ऑन, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, सिमिलरली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, अब सल्फर का जो एटॉम यहाँ पे कितना दिया है 84.2 दिया है। सल्फर का एटॉमिक नंबर है 16, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक वेट जो है वो 32 होता है। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट करो 32, अगर तुम देखोगे, ओके 32 2 ज़ा होता है 64, 32 3 ज़ा कुछ 90s के रेंज में चले जाएगा, तो 2 ज़ा 64 जो है हम ले लेंगे यहाँ पे। ओके, एंड ठीक है, बाद में तुम देखोगे तो समथिंग अराउंड 2.6 जो है वो आ जाएगा ये। ठीक है, ये आपने कैलकुलेट कर लिया इंडिविजुअल नंबर ऑफ मोल्स, जैसे इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने किया था, हम सेम टू सेम उसी तरीके से यहाँ पे कर रहे हैं। ठीक है, कोई हार्ड बात या कोई हम चेंज कर ही नहीं रहे हमारे स्टेप्स में। फिर जो तीसरा स्टेप हमने देखा था वो क्या था, कैलकुलेट रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। लास्ट स्टेप है ये हमारा, हमें क्या करना है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट करने हैं। अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स माने किसके, उसके कंस्टिट्यूएंट्स के, कार्बन के और सल्फर के। रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स मतलब कितने आने वाले हैं एटम्स फॉर्मूला में, एम्पिरिकल फॉर्मूला में, हमें वो देखना है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे मैंने आपको बोला था रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये जो आप नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हो, ठीक है, उसमें से जो लोएस्ट क्वांटिटी आती है, लोएस्ट नंबर ऑफ मोल्स आते हैं, आप क्या करते हो, उसको डिवाइड करते हो बचे हुए क्वांटिटीज से। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखो, अगर मुझे कैलकुलेट करना है रिलेटिव नंबर ऑफ कार्बन एटम, सी जब मैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं नंबर ऑफ मोल्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, एंड जब मैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर रही हूँ तो मैं नंबर ऑफ एटम्स की बात कर रही हूँ। ठीक है, नहीं भूलना है वरना कंफ्यूजन होता है। स्मॉल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ मोल्स, कैपिटल एन स्टैंड्स फॉर नंबर ऑफ एटम्स कहीं पे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कहीं पे। ठीक है, बट स्मॉल एन हमेशा मोल को रिप्रेजेंट करता है। अब जैसे नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हो गए, मुझे रिलेटिव नंबर फाइंड आउट करना है ना, इन दोनों में से लोअर नंबर कौन सा 1.31। ठीक है, तो नंबर ऑफ कार्बन एटम्स के लिए हम क्या करेंगे 1.31 अपॉन 1.31 कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, फिर नंबर ऑफ सल्फर एटम्स कैलकुलेट करने के लिए क्या हो जाएगा 2.6 अपॉन 1.31 आ जाएगा, जो कि अप्रोक्सीमेटली किसके बराबर रहेगा 2 के बराबर रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे रिलेटिव कंट्रीब्यूशन मिल गया है कार्बन का और सल्फर का। कार्बन और सल्फर का अगर रेशियो लो तो कितना आएगा 1:2 आएगा।
ठीक है। तो इसी के हिसाब से अगर तुम फॉर्मूला फ्रेम अप करते हो तो इसका रिलेटिव फॉर्मूला क्या आएगा, CH2। और इस कंपाउंड का नाम क्या है आपको अच्छे से पता है, पढ़ चुके हो ये कंपाउंड आपके जूनियर स्टैंडर्ड्स में, कार्बन डाइसल्फाइड। ठीक है, इस कंपाउंड का नाम क्या है, कार्बन डाइसल्फाइड। इजी है एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालना, ठीक है, इतना ज़्यादा इजी है। इस सेकेंड कंपोजिशन के लिए भी हम 2 मिनट में निकाल लेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला कैसे निकालना है। स्टेप्स वगैरह हमें चेंज नहीं करने हैं, ठीक है, स्टेप्स वगैरह जो है हम बिल्कुल भी चेंज नहीं करेंगे, इसी में हम जो है वो निकालते जाएंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला। ठीक है, अब जैसे इसका रिलेटिव देख लो 100% है क्या, 40 and 6 मतलब 46 हो गया, 46 and 53 मतलब 99 पॉइंट, वो अराउंड 100% हो जाएगा। मतलब इसका भी टोटल जो दिया है वो 100% में दिया है। ठीक है, तो अब मैं ये सेकेंड वाला बिट कर रही हूँ, ये जो पहले था फर्स्ट वाला था, अब मैं सेकेंड वाला बिट कर रही हूँ, बी वाला। ठीक है, तो अगर मैंने बी वाले कंपाउंड का 100 ग्राम लिया, राइट, बी वाले कंपाउंड का अगर मैंने 100 ग्राम लिया, तो बी वाले कंपाउंड के 100 ग्राम में क्या क्या आएगा, 40 ग्राम कार्बन आएगा, 6.7 ग्राम हाइड्रोजन आएगा एंड 53.3 ग्राम क्या आने वाला है, ऑक्सीजन आने वाला है। सही जा रही हूँ मैं, सेम स्टेप कर रहे हैं हम, पहले वाला 40 ग्राम कार्बन, 6.7 ग्राम हाइड्रोजन, 53.3 ग्राम क्या आएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा। फिर हमें क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना है। आपको पता है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, मास बाय मोलार मास या फिर एटॉमिक मास। तो यहाँ पे 3 एटम्स है तो तीनों के नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने पड़ेंगे। कार्बन का मास कितना दिया है 40 अपॉन कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है 12। हाइड्रोजन का कितना दिया गया है 6.7 एंड हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना है 1। ओके, आपने तो इतना परफेक्ट हो जाना चाहिए कि जब तक मैं यहाँ पे सॉल्व कर रही हूँ तब तक आपने पूरा का पूरा सॉल्व करके ये चीज़ जो है निकाल लेनी चाहिए। ठीक है, इतना परफेक्शन होना चाहिए। अब आप में 53.3 ग्राम एंड ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16। ओके, तो 40 अपॉन 12, 12 3 ज़ा 36, 40 12 3 ज़ा 36 ही आ जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा 16 3 ज़ा 48। ठीक है, 16 3 ज़ा 48, 6 3 बचेगा, 16 3 ज़ा 48, 16 4 ज़ा 64 अप्रॉक्सीमेटली कुछ वो आ जाएगा, बट ठीक है यहाँ पे 3.3 कंसिडर कर लेते हैं। ठीक है, ये आ गया। अब क्या करना है फिर, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। ठीक है, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने हैं। तो फिर यहाँ पे किसके किसके एटम कैलकुलेट करने पड़ेंगे हमें, जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स है उसके, कार्बन के, हाइड्रोजन के और ऑक्सीजन के। करेक्ट, तो लोएस्ट नंबर कौन सा है 3.3, 6.7 और 3.3 में जो लोएस्ट नंबर है वो क्या है 3.3 है। तो हर नंबर को हमें क्या करना पड़ेगा, नंबर ऑफ मोल्स को 3.3 से डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो 3.3 अपॉन 3.3 कितना आ जाएगा इसका रिलेटिव कॉन्ट्रीब्यूशन 1। 6.7 अपॉन 3.3 अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, क्योंकि 3.3 मल्टीप्लाइड बाय 2 कितना होता है 6.6, तो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू कितना हो जाएगा वो 2 हो जाएगा 6.7 मतलब। एंड नंबर ऑफ ऑक्सीजन भी क्या 3.3 अपॉन 3.3 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब मुझे यहाँ पे एटम्स का रिलेटिव कंट्रीब्यूशन जो है वो मिल चुका है। ओके, कैसे मिल चुका है, कार्बन इज टू हाइड्रोजन इज टू ऑक्सीजन जो है 1:2:1 है। ठीक है, दिख रहा है। तो यहाँ पे इसका एम्पिरिकल फॉर्मूला कितना आ गया CH2O। क्लियर है सबको, ओके, बहुत इजी है समझने के लिए, कुछ भी हार्ड नहीं है यहाँ पे एम्पिरिकल फॉर्मूला में। अब हम एक लास्ट न्यूमेरिकल लेंगे एम्पिरिकल फॉर्मूला पे, जो कि ऐसा लेंगे जिसमें मोलार मास भी दिया गया है। आपको एम्पिरिकल फॉर्मूला तो निकालना ही है, एम्पिरिकल फॉर्मूला के साथ साथ जो है आपको मोलार मास भी निकालना है। ठीक है, ये सबके समझ में आ रहा है, ये बेसिक्स है। ठीक है, ये एम्पिरिकल फॉर्मूला निकालने के बेसिक है, काफ़ी इजी है। अब हम एम्पिरिकल फॉर्मूला मोलार मास दोनों जिसमें आते हैं ऐसा न्यूमेरिकल देखेंगे। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड। अब ये लास्ट न्यूमेरिकल है जो हम एम्पिरिकल फॉर्मूला पे ले रहे हैं। ठीक है, हमें क्या करना है, फिर से एम्पिरिकल फार्मूला निकालना है। अभी यहाँ पे मैंने थोड़े एलिमेंट्स भी लिए, मतलब जैसे यहाँ पे हो गया मैग्नीशियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, थोड़े से जो है लिए मैंने। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, आपको एम्पिरिकल एंड मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है फॉर क्रिसोलाइट एबोस्टॉस। क्रिसोलाइट एबोस्टॉस का जो है वो परसेंट कंपोजिशन यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, सो देख लो, सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम देखते हैं हमको परसेंट कंपोजिशन जो दिया गया है वो आउट ऑफ 100% दिया गया है या नहीं। ठीक है, सारा परसेंटेज में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो आउट ऑफ 100% ही माना जाता है स्टैंडर्ड, नो डाउट। बट हमको देखना है क्या हम 100 ग्राम का सैंपल यूज़ कर सकते हैं क्या एज अ रेफरेंस। जैसे देख लो, दिस इज 28 एंड 21
ओके समथिंग 28 और 21 जो है ये किसके अराउंड हो जाएगा 49 एंड 1 हो जाएगा 50 एंड 99 हो जाएगा। मतलब ये पॉइंट वगैरह मैंने कंसिडर नहीं किया, जस्ट राउंड ऑफ कंसिडर किया है इन ऑर्डर टू सी क्या ये पर्सन कंपोजिशन 100% की तरफ जा रहा है। तो ये पर्सन कंपोजिशन डेफिनेटली 100% की तरफ है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, फिर से हम क्या करेंगे, इसका 100 ग्राम का सैंपल जो है वो हम कंसिडर करेंगे। ठीक है, विल कंसिडर 100 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ दिस एस्बेस्टोस। अब इस 100 ग्राम के सैंपल में क्या क्या रहेगा, इस 100 ग्राम के सैंपल में अब रहेगा 28.03 ग्राम mg रहेगा। ठीक है, 21.60 ग्राम सिलिकॉन रहेगा, 1.16 ग्राम हाइड्रोजन रहेगा एंड 49.21 ग्राम ऑक्सीजन रहेगा। समझ में आ रहा है, ध्यान में क्लियर है। फर्स्ट स्टेप हम यही करते हैं, 100 ग्राम अगर तुम सैंपल लोगे तो उसमें इंडिविजुअल एलिमेंट्स जो दिए गए हैं उनका कितना कंट्रीब्यूशन होता है ये हम देखते हैं। ठीक है, तो 100 ग्राम में इसके इतने इंडिविजुअल कंट्रीब्यूशंस होंगे, ये चीज़ क्लियर है। ओके, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। नेक्स्ट स्टेप हमको क्या करना पड़ता है, नेक्स्ट स्टेप हमको ये करना पड़ता होता है कि हमें नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करते हैं हम। ठीक है, तो हम पार्ट बी में क्या करेंगे, हम रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स जो है इंडिविजुअल एलिमेंट के वो कैलकुलेट करेंगे। अब नंबर ऑफ मोल्स मतलब क्या, वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, बट यहाँ पे एटम्स है तो मास अपॉन क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं, एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए जो रूटीन हम फॉलो करते हैं वो सेम होती है। ठीक है, सी जैसे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम का मास कितना दिया है 28.03, मैग्नीशियम का एटॉमिक मास लिखा के दिया था मैंने ये चीज़, अगर आपको याद है तो 24, तो कैलकुलेट करोगे तो 1.16 के अराउंड जो है कुछ आ जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पे सिलिकॉन देख लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन के लिए क्या होगा यहाँ पे 21.60। ठीक है, अपॉन सिलिकॉन का मास कितना होता है 28, तो कितना हो जाएगा 0.77 हो जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिलिकॉन। फिर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन कैलकुलेट करना है, हाइड्रोजन कितना है 1.16 दिया गया है, अपॉन 1 कितना होगा 1.16 होगा। एंड देन है लास्ट में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन, 49.21 ग्राम ऑक्सीजन दिया गया है 16, इसका कितना होगा 16 3 48 1 2। ठीक है, तो 3.0 वगैरह कुछ कंसिडर कर लो, अप्रॉक्सीमेटली 3 जो है वो कंसिडर कर लो। ठीक है, तो हमारा सेकेंड पार्ट जो है कैलकुलेशन का खत्म होता है। फर्स्ट पार्ट क्या था, 100 ग्राम सैंपल में जो है वो ट्रीट करना। ठीक है, 100 ग्राम सैंपल में ट्रीट करना कि इतना ग्राम जो है इंडिविजुअल एलिमेंटल रेशो होगा। तो फिर हमने क्या किए, रिस्पेक्टिव नंबर ऑफ मोल्स जो है हर एलिमेंट के कैलकुलेट किए। अब हमारा जो सी पार्ट होता है वो क्या होता है, हमें रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स कैलकुलेट करने पड़ते हैं। क्या करने पड़ते हैं, रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कैलकुलेट करने पड़ते हैं। अब हम देखेंगे रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स। सबसे पहले देख लो लोएस्ट नंबर कौन सा है, लोएस्ट नंबर ये है यहाँ पे 0.77। तो हर का रिलेटिव एटम्स नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए तुम क्या करोगे, यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दोगे, सॉरी डिवाइड कर दोगे लोएस्ट पॉसिबल रेशियो से। ठीक है, तो मतलब एन ऑफ एम जी में क्या करना है 1.16 अपॉन क्या करना पड़ेगा तुमको 1.16 अपॉन 0.77 करना पड़ेगा। सिमिलरली सिलिकॉन में क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 0.77 अपॉन 0.77 लेना पड़ेगा। राइट, हाइड्रोजन में क्या करना पड़ेगा, अगेन आपको यहाँ पे हाइड्रोजन में क्या है 1.16 अपॉन 0.77 लेना पड़ेगा। ठीक है, एंड लास्ट जो है ऑक्सीजन में क्या करना पड़ेगा 3.0 अपॉन 0.77 लेना पड़ेगा। ध्यान में आया, हमने सबको 0.77 से क्यों डिवाइड किया है, सबको 0.77 से डिवाइड करने का कारण जो है वो ये है यहाँ पे कि 0.77 जो है वो लोएस्ट नंबर है। यहाँ पे जो भी नंबर ऑफ मोल्स आपने कैलकुलेट किए हैं उसमें 0.77 जो है दैट इज लोएस्ट नंबर। एंड रिलेटिव एटॉमिक कॉन्ट्रीब्यूशन जब कैलकुलेट करना है तो हम सब नंबर ऑफ मोल्स को क्या करते हैं, लोएस्ट पॉसिबल नंबर से जो है वो डिवाइड करते हैं। ठीक है, ओके, हमने क्या किया, अब रिलेटिव नंबर ऑफ एटम्स निकालने के लिए सारे नंबर ऑफ मोल्स को जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल नंबर ऑफ मोल है उससे डिवाइड कर लिया। जब इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा कुछ 1.5 के अक्रॉक्स, इसको डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 1 आएगा, इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर फिर से 1.5 आएगा, एंड इसको जब डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा कुछ 3.9, तो जिसको हम अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 कंसिडर करते हैं। तो अब हमें क्या हुआ है, हमें इस कंपाउंड में मैग्नीशियम, सिलिकॉन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रिस्पेक्टिव रेशो
रेशो मिला है, ठीक है। सो मतलब हम लिख सकते हैं मैग्नीशियम टू सिलिकॉन टू हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन का जो रिस्पेक्टिव रेशो है यहाँ पे, ओके, वो क्या है 1.5:1 1.5:4। बट क्या कभी कोई कंपाउंड आपने ऐसे देखा है? कभी हम ऐसे कभी 1.5 mg 1.5 SI1 H1.5 ऐसे लिख सकते हैं? जब भी आप किसी भी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करते हो इन टर्म्स ऑफ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तो आप ना होल नंबर ऑफ एटम्स लिया करते हो। कंपलसरी या तो 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, वो 2.5 2.2 कभी ऐसा होता नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस रेशो को जो है लोएस्ट पॉसिबल, उसका जो सबसे छोटा उसका नज़दीक रिलेटिवली जो लोअर रेशो रह सकता है, होल नंबर रेशो, ठीक है, मैं बात किसकी कर रही हूँ, होल नंबर रेशो की, उसको जो है हमें करना पड़ेगा कन्वर्ट। तो अब देखो लोएस्ट होल नंबर रेशो में हम इसको कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है, हमको देखना पड़ेगा ट्रायल एंड एरर करके। अब जैसे मान लो 1 से मल्टीप्लाई किया, 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद रेशो तो जैसा का वैसा रहेगा। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा, 1.5 × 2 क्या आ जाएगा 3, 1 × 2 क्या आ जाएगा 2, 1.5 × 2 क्या आ जाएगा, फिर से 3 आ जाएगा, और 4 × 2 क्या आ जाएगा, फिर से 8 आ जाएगा। मतलब ये क्या हुए, अपने लोएस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशो में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशो में इसको कन्वर्ट कर दिया। मतलब इंपेरिकल फॉर्मूला अब क्या बन गया, Mg3Si2H3O8, बनाया नहीं, ठीक है, क्लियर है। हमको क्या करना है, हमको ऐसे डेसिमल में नहीं रखना है कभी भी एटॉमिक कंट्रीब्यूशन, हमको एटॉमिक कंट्रीब्यूशन एक होल नंबर चाहिए। तो इस रेशो को अगर हमको उसको नियरेस्ट होल नंबर में कन्वर्ट करना है, तो हमको सबसे छोटा ऐसा कोई नंबर ढूंढना है जिसको हम सबसे मल्टीप्लाई करने के बाद हमको हर क्वांटिटी जो है वो होल नंबर मिले। तो सबसे छोटा ऐसा नंबर कौन सा है, वो 2 है। 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2, 1.5 को 2 से मल्टीप्लाई किया 3, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया 8, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी हमारा जो है एम्पिरिकल फॉर्मूला मिल चुका है। मतलब आपका जो एबेस्टोस है, जो भी आपने लिया है, उसका एम्पिरिकल फॉर्मूला ये है, ठीक है। अब हमें उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। और आपको ये रिलेशन इसके पहले जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया था उसमें आपने देखा है क्या, कि मोलार मास जो होता है, ठीक है, क्या मोलार मास जो होता है दैट इक्वल्स टू n इंटू इम्पेरिकल मास। मोलार मास किसके बराबर है, n इंटू इम्पेरिकल फॉर्मूला मास के बराबर है, ठीक है। तो अब यहाँ पे इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास पहले कैलकुलेट कर लेते हैं हम, ठीक है। इम्पेरिकल फॉर्मूला का मास क्या आएगा, C। एक जो है मैग्नीशियम है, तो यहाँ पे है ना, मैग्नीशियम में हम क्या करेंगे, 24 होता है एक एटम का मास, तो 3 का कितना हो गया, 24 × 3 हो गया, प्लस एक सिलिकॉन का कितना होता है 28, 2 सिलिकॉन है तो 28 × 2 कर देंगे, प्लस एक हाइड्रोजन का 1 होता है, 3 हाइड्रोजन का 3 हो गया, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 8 ऑक्सीजन का कितना हो गया, हम इसको 16 × 8 कर देंगे, ठीक है। 24 3 सा कितना हुआ 72, 28 2 सा कितना हुआ 56 हुआ, प्लस 3 हुआ, यहाँ पे कितना हो गया 108 हो गया, ठीक है, ध्यान में आ रहा है। अब इसको सॉल्व करो, 2 and 6 8, 8 and 3 क्या आ गया 11, ठीक है। हम ऐसे इसको सॉल्व कर देते नॉर्मली, 2 and 6 क्या आ गया 8, 8 and 3 11, 11 and 8 कितना हो गया 19, 9 कैरी 1, 8 and 5 कितना हो गया 13, 13 3 कैरी 1 2, यहाँ पे कितना आया हमें 239 आया, ओके, कितना आया 239 आया। तो अब अगर तुम्हें पता है कि जो तुम देख रहे हो 239 का एग्जैक्ट डबल जो है, अगर तुम देखोगे, ठीक है, 239 का एग्जैक्ट डबल, 239 का एग्जैक्ट डबल जो है वो कितना आने वाला है, जस्ट रिकॉल कीजिए 239 का एग्जैक्ट डबल कितना आने वाला है, ओके। तो हमारा ये एडिशन कितना आया है, मोलार मास जो इंपेरिकल फॉर्मूला मास कितना आया है 239 आया है, ठीक है। तो 239 आया है, तो अब हम अगर n की वैल्यू फाइंड आउट करें तो n की वैल्यू क्या होती है, मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास होती है, ठीक है, मोलार मास अपॉन एम्पिरिकल मास होता है। मोलार मास हमें ऑलरेडी दिया गया है, कितना है 520.8 है। एम्पिरिकल मास आपने कैलकुलेट किया कितना आया 239 आया। जब दोनों को सॉल्व करोगे तो 2.17 आएगा और अप्रोक्सीमेटली इसको आप 2 कंसिडर कर सकते हो,
ठीक है। 2.17 को अप्रोक्सीमेटली 2 कंसिडर कर सकते हो। रीज़न फिर से वही है, क्योंकि अगर मैं 2.17 लूँ तो मेरे को इसको 2.17 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर इसे भी 2.17 से, इसे भी 2.17 से, तो इसे 2.17 से मल्टीप्लाई करके मैं उसके ना ही मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पे कंक्लूड कर सकती हूँ, ना ही एम्पेरिकल फॉर्मूला पे कंक्लूड कर सकती हूँ, ठीक है। तो कंसिडरिंग दैट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 2, एन आपका क्या आ जाएगा, एन आएगा आपका 2, ठीक है। एंड इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला तो आपके पास ऑलरेडी है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो क्या होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इक्वल्स टू क्या, एन इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला, क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला जो है वो लोएस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो है ना, एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो इसका मल्टीपल है, मैंने आपको पहले ही बोला था। तो क्या होगा, n इंटू Mg3, n मतलब यहाँ पे 2 ले लेती हूँ मैं डायरेक्टली, Mg3Si2H3O8, मतलब यहाँ पे जितने भी तुम्हारे एटम्स आ चुके हैं, अब तुमको क्या करना है, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है। उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, अगर 3 Mg को 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो Mg6 हो जाएगा, Si4 हो जाएगा, H6 हो जाएगा और O16 हो जाएगा। तो ये है तुम्हारा फाइनल जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो आपको डिजायर्ड है। अब समझ में आ रहा है ये जो न्यूमेरिकल्स है वो कैसे सॉल्व करना है, एम्पिरिकल और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाले। काफ़ी इजी है इसके न्यूमेरिकल सॉल्व करना। जिस तरीके से आप न्यूमेरिकल सॉल्व करते हो वो बदलेगा नहीं। ये न्यूमेरिकल लेने का मेन इंटेंशन ये था कि अगर ऐसे रेशो में आ जाता है तो आपको उसको नियरेस्ट पॉसिबल होल नंबर में हमेशा कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि आप फॉर्मूला कभी ऐसे नहीं लिख सकते। अगर आप यहीं पर कंक्लूड कर रहे हो तो आप फॉर्मूला कभी ऐसे नहीं लिख पाओगे, जैसे SiH1.5O4, दिस इज रॉन्ग वे टू राइट द फॉर्मूला, ठीक है। सो इसलिए हमने उसको नियरेस्ट पॉसिबल होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट किया। एंड आगे का जो प्रोसेस है वो आपको पता ही है। कहीं पे हम जो है, जो हमारा रूटीन है एम्पिरिकल फॉर्मूला कैलकुलेट करने का, उससे हम डिथर नहीं हुए, ठीक है। सो सबके समझ में आ रहा है, सब ये लिख रहे हैं मेरे साथ, सबको ईजी लग रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे जो है आपका एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला पार्ट जो है वो फिनिश होता है। मेरे ख्याल से अब तक एम्पिरिकल फॉर्मूला होता क्या है, उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, उसमें और मॉलिक्यूलर फॉर्मूला रिलेशन क्या है, ये सब आपको जो है वो अच्छे से पता चल जाना चाहिए, क्योंकि ये सारी की सारी कॉमन सेंस की चीज़ें, नॉर्मल कैलकुलेशन है, एडिशन डिवीजन सब्ट्रैक्शन है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ। तो अब हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाला पार्ट केमिस्ट्री का। अब बचा क्या है इस चैप्टर में, अब बचा है लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है, स्टोइचियोमेट्री बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और यूनिट्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन भी, क्योंकि स्टोइचियोमेट्री जो है चाहे ऑर्गेनिक रिएक्शंस रहो, इनऑर्गेनिक रहो, कोई भी टाइप का रिएक्शन रहो, ये स्टोइचियोमेट्री सीखना और कोई भी रिएक्शन जो है उसमें स्टोइचियोमेट्री जो है वो बैलेंस करने आना, स्टोइचियोमेट्रिकली रिएक्शन को लिखने आना इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो अब जो नेक्स्ट पॉइंट हम देखने वाले हैं, वी आर गोइंग टू लुक फॉर स्टोइचियोमेट्री इन अ केमिकल रिएक्शन, ओके। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं, स्टोइचियोमेट्री इन अ केमिकल रिएक्शन। ये आया सबके समझ में, सबको क्लियर है कि एम्पिरिकल फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालना है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के साथ कैसे रिलेशन है। काफ़ी ज़्यादा आसान है, इसको कॉम्प्लिकेट मत करना, ठीक है। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आपके एनसीईआरटी की जो टेक्स्ट बुक है उसके पीछे की एक्सरसाइज से आप प्रैक्टिस कर सकते हो फॉर श्योर, ठीक है। सो उस वहाँ से जो है आपको आइडिया मिलेगी आपको क्या आ रहा है, कितना आ रहा है, कितना नहीं, ठीक है। सो नाउ लेट्स प्रोसीड फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हैं आप। बहुत इंटरेस्टिंग है सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला चैप्टर, ठीक है। नाउ सबको हेडिंग जो है वो देनी है अभी, स्टोइचियोमेट्री इन अ केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट हेडिंग क्या देनी है, स्टोइचियोमेट्री ऑफ अ केमिकल रिएक्शन। यहाँ पर मैं लिख रही हूँ ओके, व्हाट यू नीड टू डू, हेडिंग डालनी है बहुत अच्छे से, स्टोइचियोमेट्री इन अ केमिकल रिएक्शन। एम्पिरिकल फॉर्मूला हो चुका है, परसेंट कंपोजिशन हो चुका है, तो कभी भी अगर आपको अब कोई कंपाउंड दिया जाएगा
तो यू मस्ट नो कि उसका एम्पिरिकल फार्मूला कैसे कैलकुलेट करना है, इतने सारे स्टेप्स और इतने सारे एग्जाम्पल्स अभी हमने देखे। एंड पर्सन कंपोजिशन भी कैसे कैलकुलेट करना है, पर्सन कंपोजिशन भी हमने लास्ट टू लास्ट लेक्चर में देखा था, आप वीडियो देख सकते हो लास्ट टू लास्ट लेक्चर की अगर समझ में नहीं आया है तो, कि पर्सन कंपोजिशन कैसे निकालना है। पर्सन कंपोजिशन और एम्पिरिकल फार्मूला क्या है, ऑलमोस्ट सेम है। पर्सन कंपोजिशन में क्या होता है, बेसिकली हमको मॉलिक्यूलर फार्मूला दे दिया जाता है एंड बोला जाता है कि इंडिविजुअल एलिमेंट का पर्सन कंपोजिशन, पर्सन कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करो, ठीक है। एंड एम्पिरिकल फार्मूला में क्या होता है, हमको परसेंटेजेस दिए जाते हैं एंड ये कहा जाता है कि इससे आप एम्पिरिकल या मॉलिक्यूलर फार्मूला जो भी दिया गया है वो कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो दोनों भी क्या है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, इसीलिए परसेंटेज और एम्पिरिकल फार्मूला है जो कि अगर आप साथ में प्रैक्टिस करोगे तो दैट विल बी मोर ईजियर, ठीक है। कोई भी कंपाउंड ले लो, कोई भी ले लो, NaCl ले लो, Na2SO4 ले लो, ग्लूकोज ले लो, सुक्रोज ले लो, एंड उसमें क्या है, इंडिविजुअल एलिमेंट का कंट्रीब्यूशन फाइंड आउट करते बैठो, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आपको जो है परसेंट कंपोजिशन जो है निकालने की टेक्निक में अच्छा जो है आपको प्रैक्टिस हो जाएगा, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड और देखते हैं स्टोइचियोमेट्री इन अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। स्टोइचियोमेट्री एज फार एज ये वर्ड जो कंसर्न है स्टोइचियोमेट्री, ठीक है, ये आपने काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है। आपने अगर स्टोइचियोमेट्री सुना होगा तो किस टर्म्स में बेसिकली सुना होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स, राइट। कभी भी कोई भी केमिकल रिएक्शन जब हम लिखते हैं ना तो आपने ये वर्ड काफ़ी सुना होगा, स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स एंड ऑल, ठीक है। ध्यान में आ रहा है, थोड़ा रिकॉल कीजिए, खुद से पूछिए कि आपने स्टोइचियोमेट्री कहीं पे सुना है केमिस्ट्री में, क्योंकि ये वर्ड जो है थोड़ा सा आपको 10th के टेक्स्ट बुक में भी हुआ होगा, ठीक है। सो पता नहीं अब आपको याद है या नहीं, थोड़ा बहुत जो है आपने कहीं ना कहीं आपके लेक्चर्स में वगैरह ये वर्ड सुना होगा, ठीक है। अब स्टोइचियोमेट्री इस वर्ड पे जंप करने से पहले हम सबसे पहले ये समझ लेते कि केमिकल रिएक्शन क्या है, समझ रहे हो। स्टोइचियोमेट्री इस वर्ड पे जंप करने से पहले अब हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि भाई केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्चुअली है क्या। सबसे पहले हमें क्या बोलना है कि केमिकल रिएक्शन जो है वो एक्चुअली क्या है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान में रखिए, केमिकल रिएक्शन क्या होता है। केमिकल रिएक्शन, अब जैसे तुम कोई दो स्पीशीज़ के बीच में केमिकल रिएक्शन कंसिडर कर रहे हो, जैसे मान लो मैंने बोला कि X2, ठीक है, प्लस Y और Y, तो इससे मुझे मिल रहा है X और Y, ठीक है। ये मैंने जनरल रिएक्शन लिखा कि X का मॉलिक्यूल जब Y के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट हो रहा है, मैं भी कुछ नहीं बोलती हूँ कि बट X और X जो है Y और Y के साथ रिएक्ट हो रहा है तो XY फॉर्म हो रहा है। अब सबसे पहले जब कोई जनरल केमिकल रिएक्शन लिख रहे हो, अब ये मत समझना X और Y कोई एलिमेंट है फिर ढूंढते बैठोगे कि X क्या है पीरियोडिक टेबल में, Y क्या है, ये कोई एलिमेंट नहीं है। मैंने जनरल ऐसे फॉर्मूला जो है वो रिप्रेजेंट किया है आपको ये एक्सप्लेन करने के लिए कि केमिकल रिएक्शन एक्चुअल में है क्या, ठीक है। तो अब ये चीज़ ध्यान में ले लो, सी जब X जो है Y के साथ रिएक्ट कर रहा है, सबसे पहले ये ध्यान में ले लो कि केमिकल रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स क्या होता है। आप बीच में एरो बताते हो केमिकल रिएक्शन में, ठीक है। ये जो एरो आप केमिकल रिएक्शन में बताते हो, दिस एरो इज मेंट टू रिप्रेजेंट अ चेंज, ठीक है। ये एरो का मतलब क्या है, चेंज रिप्रेजेंट करना। चेंज रिप्रेजेंट करना माने कैसे, चेंज रिप्रेजेंट करना मतलब यहाँ पहले सिस्टम इस पोजीशन पे थी, पहले सिस्टम इस पोजीशन पे थी, बाद में कुछ ऐसा चेंज हुआ कि सिस्टम इस पोजीशन पे आ गई, ठीक है। तो ये एरो जो है हम सिस्टम में जो चेंज अकर हो रहा है ना, चेंज ऑफ स्टेट या सिस्टम का जो फेस बदल रहा है वो रिप्रेजेंट करने के लिए हम इस एरो का इस्तेमाल करते हैं। ये आप सबको पता है, क्लियर है, ओके। अब सी सिस्टम का जो इनिशियल स्टेट था, मतलब एरो के बेसिकली जो है लेफ्ट हैंड साइड पे कंपोनेंट्स होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, रिएक्टेंट्स कहते हैं, राइट। इन कंपोनेंट्स को क्या कहते हैं हम, रिएक्टेंट्स, क्योंकि ये साथ में रिएक्ट करने वाले हैं। अभी तक हमें यहाँ कुछ मिला नहीं था स्टार्टिंग में, ठीक है। क्या रिएक्शन के स्टार्टिंग से ऐसी स्टेट थी, नहीं, ये दोनों रिएक्ट होते हैं एंड फिर ये फॉर्म होता है ना। तो जो कंपोनेंट्स आपस में साथ में रिएक्ट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन में, उन कंपोनेंट्स को हम क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट्स। एंड रिएक्टेंट्स जो है यूजुअली एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो है लिखे जाते हैं, मतलब रिएक्टेंट्स के आपस में जो केमिकल रिएक्शन अब होने वाला है उससे आपका प्रोडक्ट फॉर्म होने वाला है, और ये जो है जो एरो के टिपिकली राइट हैंड साइड को होता है उसे हम कहते हैं प्रोडक्ट, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट कहते हैं। प्रोडक्ट मतलब क्या, जब रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट होंगे तो सिस्टम चेंज होगी। अब यही सिस्टम का चेंज जो है हम इस एरो से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे फॉर्म क्या हो रहा है, प्रोडक्ट हो रहा है। प्रोडक्ट मतलब रिएक्टेंट्स का जब
कोई चेंज परफॉर्म करते हैं रिएक्टेंट्स तो वो किसी फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं, तो जिसका नाम क्या होता है प्रोडक्ट। ठीक है, जैसे अब मान लो अगर आपको बोलूँ कि आप है ना जब है ना पतीले में चाय बना रहे हो, ठीक है, तो दूध हो गया, ओके, शक्कर हो गया एंड चाय पत्ती हो गई, ये सब आप मिक्स कर रहे हो साथ में, राइट। फिर उसको बॉईल करते हो एंड फिर उससे जो है वो चाय बनती है। तो दूध हो गया, टी लीव्स हो गए और शुगर हो गया, तो ये सारे क्या हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए। ठीक है, तो ये सब साथ में जब अच्छे से कंबाइन हो जाते हैं तो अच्छे से आप जब पूरे इसको बॉईल करते हो तो चाय बनती है, तो चाय क्या हो गया, प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, मतलब रिएक्टेंट में कोई चेंजेस होने के बाद क्या होता है, तुम्हारा प्रोडक्ट फॉर्म होता है। आप क्या दूध में अगर शक्कर पत्ती एंड ये अगर डायरेक्टली डाल दो तो डायरेक्टली चाय बन जाएगी, कॉमन सेंस है। जब तक तुम उसको बॉईल नहीं करोगे तब तक चाय नहीं बनेगी, वो टेस्ट नहीं आएगा, राइट। तो फिर क्या करते हैं, कोई कोई जो रिएक्शंस होते हैं उसमें हीट करना पड़ता है, कोई कोई रिएक्शंस जो होते हैं उसमें टेम्परेचर कम करना पड़ता है, मतलब अलग अलग रिएक्शन जो है वो अलग अलग कंडीशन पे अकर होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी अब जैसे मान लो मैं है ना अभी जैसे चाय का एग्जाम्पल दे रही थी, वैसे ये जो रिएक्शन हो रहा है, ठीक है, ये भी क्या हो रहा है, मान लो कोई रिएजेंट के प्रेजेंस में हो रहा है। यहाँ पे एरो पे यूजुअली जो आप लिखते हो ना वो कैटलिस्ट होते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट वगैरह तो हम बाद में देखेंगे, बट इंपॉर्टेंट चीज़ है ये समझना कि रिएक्टेंट क्या होता है, प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है, रिएक्टेंट क्या है, जो सिस्टम के इनिशियल स्टेज में आप जब मिक्सिंग के टाइम पे ले रहे हो ताकि आपको एक चेंज परफॉर्म कर सको, वो रिएक्टेंट है। एंड प्रोडक्ट मतलब सिस्टम में चेंज परफॉर्म होने के बाद जो फॉर्म हो रहा है वो प्रोडक्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्ट मतलब जैसे चाय हो गई, एंड रिएक्टेंट मतलब दूध पत्ती एंड शक्कर साथ में मिक्स करना, तो वो दूध पत्ती और शक्कर इंडिविजुअली क्या हो गए, ये रिएक्टेंट्स हो गए। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो अब ये कैसे होता है, ये केमिकल रिएक्शन जो है ये होता कैसे एक्चुअली रिएक्टेंट जब कंबाइन होते हैं तो प्रोडक्ट फॉर्म कैसे होता है। ठीक है, सी अब जैसे मैं यहाँ पे एक्स एक्स और वाई वाई की बात कर रही हूँ, तो क्या होगा इस केमिकल रिएक्शन में, टिपिकली एक्स एक्स के बीच में एक बॉन्ड है, वाई वाई के बीच में एक बॉन्ड है, एक्स एक्स के बीच का बॉन्ड टूटा, ठीक है, एक्स और एक्स के बीच का बॉन्ड टूटा, यहाँ पे वाई और वाई के बीच का बॉन्ड टूटा। एक्स और एक्स के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा और वाई के बीच का बॉन्ड जब टूटेगा तभी ध्यान में रखना है कि एक्स वाई फॉर्म होगा। ठीक है, तभी क्या होगा, एक्स वाई फॉर्म होगा। बोलने का मतलब है कि रिएक्शन जो है वो प्रोसीड कैसे होता है, जब रिएक्टेंट में बॉन्ड टूटता है और प्रोडक्ट में नया बॉन्ड बनता है तब केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, समझ रहे हैं, हम बोलते हैं बहुत केमिस्ट्री इज अ साइंस ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिस्ट्री में बहुत सारे रिएक्शंस है, ये है। बट जब भी आप कोई भी रिएक्शन स्टेटअप करते हो, चाहे वो ऑर्गेनिक हो, इनऑर्गेनिक या किसी भी टाइप का रिएक्शन क्यों ना हो, तो आप क्या कर रहे हो, रिएक्शन शो करते वक्त आप है ना जो रिएक्टेंट है उसके बॉन्ड का ब्रेकिंग बता रहे हो और जो प्रोडक्ट है वहाँ पे बॉन्ड का फॉर्मेशन बता रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या हुआ, एक्स वाई फॉर्म होने के लिए ये एक्स को अलग होना पड़ा होगा ना, वाई एक्स वाई फॉर्म होने के लिए इन वाई को भी अलग होना पड़ा होगा, मतलब यहाँ के बॉन्ड टूटे हो गए तभी एक्स वाई का बॉन्ड जो है वो फॉर्म हुआ होगा, राइट। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रही हूँ, बहुत ही सिंपल भाषा में बोल रही हूँ, ऐसे कोई बुक में इतने डीप में नहीं दिया होगा। ठीक है, सो फिर जब केमिकल रिएक्शन को तुम डिफाइन करोगे, ठीक है, केमिकल रिएक्शन को जब तुम डिफाइन करोगे तो केमिकल रिएक्शन को हम कैसे बोलेंगे, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स, क्या बोलेंगे हम, ध्यान दे दो, breaking of old bonds and formation of new bonds, breaking of old bonds and formation of new bonds in a change, breaking of old bonds and formation of new bonds in a change is known as chemical reaction, is known as chemical reaction। ऐसे स्पीशीज जिसके अंदर का बॉन्ड ब्रेक होता है वो रिएक्टेंट्स है और ऐसे स्पीशीज जिनमें नया बॉन्ड फॉर्म होता है वो प्रोडक्ट है। तो इसी डेफिनेशन को तुम ऑल्टरनेटिवली कैसे लिख सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड्स इन प्रोडक्ट इज टर्म्ड एज केमिकल रिएक्शन, या फिर अ चेंज इन विच ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स ऑकर इन रिएक्टेंट्स, ऐसा चेंज जहाँ पे सारे पुराने बॉन्ड जो है वो रिएक्टेंट में टूट जाते हैं एंड सारे नए बॉन्ड जो है वो प्रोडक्ट में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, उसे भी केमिकल रिएक्शन बोल सकते हो। तो इसी का मॉडिफाइड डेफिनेशन जो है तुम कैसे बना सकते हो, ब्रेकिंग ऑफ ओल्ड बॉन्ड्स इन रिएक्टेंट, रिएक्टेंट्स में पुराने बॉन्ड का टूटना एंड फॉर्मेशन ऑफ न्यू बॉन्ड इन प्रोडक्ट्स। ओके, उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे
केमिकल रिएक्शन का जनरलाइज डेफिनेशन। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं देखती हूँ आपकी मेमोरी जो है अब कितनी शार्प है। अगर आपको याद है तो मैंने आपको बोला था कि सारे की सारे केमिकल रिएक्शंस जो है, स्पेशली न्यूक्लियर रिएक्शंस और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस को छोड़कर, राइट, मैंने क्या कहा था, न्यूक्लियर रिएक्शंस और नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस को छोड़कर जो भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं वो यूजुअली कौन सा लॉ ओबे करते हैं, वो यूजुअली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करते हैं। ठीक है, कौन सा लॉ ओबे करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करते हैं। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का ये बोलना है कि मास को तुम ना ही बना सकते हो ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो, राइट। याद है हमने देखा था ना, पहला लॉ देखा था लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन का, जो किसने पुट फोर्थ किया था, बोलो किसने पुट फोर्थ किया था, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लवॉइजर ने, राइट। उसका ये बोलना था कि जो भी केमिकल रिएक्शन होता है उसमें मास ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, और ना ही मास अगर क्रिएट हो रहा है ना डिस्ट्रॉय हो रहा है तो मास क्या हो रहा है, कंजर्व हो रहा है। तो जब हम स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है वो ओबे होने वाला है। अब ये रिएक्शन अलग है, ठीक है। अब तुम बोलोगे कि एक्स एक्स है वाई वाई है, यहाँ पे तो एक एक्स है और एक ही वाई है। मैंने नहीं बोला कि ये स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस्ड है, ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखना। मैंने नहीं बोला कि ये स्टोइचियोमेट्रिकली बैलेंस्ड है, हम उस पॉइंट तक आने वाले हैं, अभी तक उस पॉइंट में आने का टाइम है, ठीक है। बट अभी सिर्फ इतना ध्यान में रखना है कि स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस जो है, ओके, वो क्या करते हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करते हैं। मतलब इनमें जितना रिएक्टेंट रिएक्ट हो रहा है साथ में, उतना ही प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म होने वाला है। करेक्ट है ना, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का डेफिनेशन हमने क्या दिया था, ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ केमिकल रिएक्शन मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोडक्ट, राइट। और उसको हमने बोला था कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इज ओबेड। ध्यान में आ रहा है सबके, क्लियर है, ठीक है। तो आज के लिए स्टोइचियोमेट्री जो बताना है हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ये जो है ये स्टोइचियोमेट्रिक के बेसिक्स थे कि रिएक्शन क्या होता है, सारे स्टोइचियोमेट्रिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ओबे करते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास जो है सिर्फ न्यूमेरिक ये न्यूक्लियर रिएक्शंस जो होते हैं, नॉन स्टोइचियोमेट्रिक रिएक्शंस जो होते हैं वो ओबे नहीं करते, ठीक है। मैंने बोला नहीं है कि ये एक बैलेंस्ड रिएक्शन है। इसका जो है ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं। तब तक जो है जो एम्पिरिकल फॉर्मूला वगैरह हुआ है उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। होप सो यू एंजॉयड टुडे, ठीक है, थैंक यू।